बजट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अहम दस्तावेज होता है। ऐसे में बजट से देश की दशा दिशा का पता चलता है। इस सरकार की इस बजट से किस तरह से अर्थव्यवस्था बदलेगी, क्या असर पड़ेगा आम लोगों की ज़िंदगी पर, हमारे साथ बात करने के लिए केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास जी हैं। सर, सबसे अहम बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी के नज़रिए से अगर देखें तो इस बजट को वो कैसे देखे, क्या कुछ अपने लिए सोच सकता है कि ये जो बजट उसके लिए आया है इससे उसकी ज़िंदगी में, इस देश के अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट है ये बहुत एक प्रगतिशाली और बदलाव के एक बजट है। इसमें कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं जिसमें कि आम जनता के ज़िंदगी में, चाहे वो फार्मर कृषक हो या और किसी ग्रामीण इलाकों के हों, तो उनके जो लाइफ में इसमें बहुत बदलाव आने का कोशिश किया गया है। अब भारत का जो इकोनॉमी है, आप जिसके बारे में आपने जिक्र किया, हिंदुस्तान के अगर इकोनॉमी के बारे में आप अगर देखने जाएंगे, सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है जिसमें कि बहुत सारे चैलेंजेस है, उसमें आप देखेंगे तो पिछले 2 साल जो है बारिश ठीक से नहीं हुई। इसी कारण ग्रामीण इलाका और कृषि क्षेत्र में बहुत सारे आज प्रॉब्लम है, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं कि एक रूरल डिस्ट्रेस, मतलब एक डिस्ट्रेस सिचुएशन जैसा बन गया है। और इसीलिए इस बजट में ये जो ग्रामीण इलाका और कृषक और कृषि, इसी के कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। एक बड़ा सवाल सर ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, किसानों के लिए योजनाएं, जैसा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी बोला लोकसभा में कि ये चलती आई है, चाहे मनरेगा की बात करें, अलग अलग नाम से ये योजना चलती रही है, ग्रामीण इलाकों में सड़कों के लिए भी चलती रही है। सबसे बड़ा समस्या ये है कि भ्रष्टाचार बहुत है। इन जो स्कीम्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कीम्स हैं, इनका जो एग्जीक्यूशन है उसमें करप्शन बहुत है। खुद प्रधानमंत्री ने कल कहा कि फिल्ट्रेशन बहुत होता है। क्या इन योजनाओं में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई ठोस पहल की गई है इस बजट में? देखिए, 2 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। एक तो है बजट में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स की गई है। अभी हमारे सामने सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे बड़ा जो प्राथमिक चीज़ हमारे सामने है, उसको कैसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि बजट में जो अनाउंस की गई है वो एक्चुअल फील्ड में उसका जो इफ़ेक्ट है उस दिखाई दे। और दूसरी चीज़ है, इसमें जो जैसे आपने कहा बहुत लीकेज है, करप्शन बहुत है, उसके बारे में सरकार ने, देखिए अगर आप देखेंगे पिछले 1.5-2 साल में सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। काफ़ी IT टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ कर रहे हैं। उसमें जहाँ पे भी कोई करप्शन का चार्जेस आते हैं उसके तुरंत उसमें इंक्वायरी करके उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे स्टेट्स का भी कोऑपरेशन हमको मिल रहा है, क्योंकि काम तो जो है स्टेट्स में होनी है, इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आपके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सर, जिस तरीके से आपने इस बजट को एक तरीके से ग्रामीण किसानों तक केवल जोड़ा है, इससे ग्रोथ हैम्पर होगा। कहीं ना कहीं आपने जो विकास की दर है उससे समझौता किया है और एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए आपने ये बजट बनाया है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि पिछले 2 साल बारिश ठीक से नहीं हुई और जो कृषि क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपका बजट उसको एड्रेस नहीं करके और कुछ कर रहा है तो बजट फिर किसके लिए है? तो इसीलिए जहाँ पे आपका 60% लोग जिस इलाके में रहते हैं, इसीलिए बजट ने उनको एड्रेस किया है। दूसरा चीज़, जो फिस्कल डेफिसिट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि 2 अलग अलग विचारधाराएं थी। एक विकास दर को फ्री रखने की बात थी, दूसरा था फिजिकल डिसिप्लिन की बात। ही हैज़ एक्सेप्टेड टू बी विद द फिजिकल डिसिप्लिन। तो इस तरीके का जो बैलेंस आपने वर्कआउट किया है उसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है एक तरीके से? कोई तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारा ग्रोथ के लिए जितना खर्चा करना चाहिए वो हम खर्चा कर रहे हैं। इस साल का 15-16 का जो प्लान जिसको कहते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर जो है वो 4,65,000 करोड़ था इस साल का। अगले साल का 16-17 में प्लान एक्सपेंडिचर जो है वो 5,50,000 करोड़ की है। मोटा मोटी आप देखने जाएंगे तो उसमें 15% की बढ़ोतरी दी गई है। और अलोकेशंस अगर आप देखेंगे, रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए, दोनों अगर मिलाएंगे तो 2,18,000 करोड़ खर्च किया जाएगा इस दोनों सेक्टर में, रेलवे में और सड़क पर। तो इसीलिए ग्रोथ में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है।
बैंकों की प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे, हमारे देश में अभी बैंकों का भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। बैंकों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं कि स्ट्रेस्ड एसेट्स। कई सारे बड़े बड़े उद्योगों को पिछले कई साल से उनको लोन्स दिए गए हैं और वो वापस नहीं कर रहे हैं। उसके कई कारण है, कुछ तो बिजनेस उनका चला नहीं इसीलिए वापस नहीं कर रहे, और कुछ जगह एक्चुअली उन्होंने ठीक से मैनेज नहीं किया। तो उसको बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकों को कैसा ठीक किया जाएगा, उसकी तरफ भी सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिया गया है बजट में। 25,000 करोड़ जो है वो बैंकों को, जो बैंक का जो रिकैपिटलाइजेशन के लिए दे रहे हैं, तो इसीलिए उसमें से भी ग्रोथ को एक इम्पेटस मिलेगा। अब टोटली अगर देखने जाएंगे ग्रोथ के लिए ये बहुत बड़ा एक मोमेंटम है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो बजट है ये बदलाव की बजट है जी। और ये बजट जो है ये अलग बजट है। आप पिछले साल की जितने बजट है इसके साथ अगर कंपेयर करके देखेंगे, ये एक अलग बजट है। डिसिप्लिन भी है और ग्रोथ भी है, आप ये कह रहे हैं दोनों के बीच बैलेंस है। एक सवाल रोजगार से लेकर है कि किस तरीके से जो आपका टारगेट रहा है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का, उसके लिए मेक इन इंडिया की बात है, स्टार्टअप इंडिया की बात है। आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं इनसे उस टारगेट को मैच किया जा सकता है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से एक बात चल रही है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर बनाया जाए। यूपीए सरकार ने भी बात की थी, एनडीए सरकार में भी ये बात चल रही है। क्या उस दिशा में कुछ काम हुआ है इस बजट में कि रोजगार बढ़े, मैन्युफैक्चर सेक्टर के तौर पर इंडिया तैयार हो पूरी दुनिया में? जी, एक तो जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी खर्च करने जा रहे हैं, जो रोड्स पे या इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि सारे देश भर जिसमें काम चलेगा, उसकी वजह काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की चांसेस है। क्योंकि लोकली वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, नए रोड बनाएंगे, उसके लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए स्टील की ज़रूरत, और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्रियों में, तो वो एक है। और उसके सिवाय जो फॉर्मल सेक्टर जिसमें कहते हैं, उसमें जो काम कर रहे हैं उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड जो कंट्रीब्यूशन है 8.33%, वो भी सरकार उनके तरफ से देने के लिए तैयार है। वो भी अनाउंस किया गया। और ये छोटे एम्प्लॉयज़ के लिए जिनका मंथली सैलरी, सेक्टर के लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर लाने के लिए, और जिनका जिनका मंथली से जो तनख्वाह है वो 15,000 से कम होनी चाहिए। तो ये एक स्टेप लिया गया है। एक और मुद्दा है जिस पे आपसे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहेंगे हम। जो FDI 100% किया गया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। मगर कई लोग आशंकित भी हैं कि किसान जो 100% FDI विदेश से पैसा लेकर आएगा और किसानों से सामान खरीदेगा, उसको किस तरीके से, किसी तरह कोई आशंका इसमें नहीं है? क्या सहूलियत उसको होगी जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100% FDI आएगा? तो देखिए, ये जो स्टेप्स लिया गया है ये मेनली फार्मर्स के बेनिफिट के लिए लिया गया है। अगर कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो, कोई फल वगैरह कोई ग्रो कर रहा है, तो वो क्या होता है कि पहले तो मार्केट नहीं पहुंचता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है या फिर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, वो मार्केट तक पहुंच नहीं पाते, बहुत सारे वेस्टेज होते हैं। और जो फार्मर्स, जो किसान हैं, उनको उसका सही प्राइस है वो नहीं मिलता है, उनको कम भाव में बेचना पड़ता है, कोई मिडलमैन को कम भाव में बेचना पड़ता है, फिर वो जाके बाहर हायर रेट में उसको बेचते हैं। इसमें ये होगा कि जो आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, इसमें बढ़ोतरी आएगी, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अगर बढ़ोतरी आएगी, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरीज होंगे हमारे देश के जो किसान है, वो सबसे बड़े इसका बेनिफिशियरी रहेंगे। एक और जो सवाल है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल हैं उसकी कीमतें बहुत नीचे आ गई हैं। पिछले 1.5-2 साल से, जब से ये सरकार है तब से अपने निम्नतम स्तर पर है। आम लोगों के लिहाज से उसको इस बेनिफिट का, चूँकि बचत आपकी हो रही है, आम लोगों को क्या इस बचत में से कुछ फ़ायदा पहुँचेगा? या देखिए, एक तो है जब इंटरनेशनल बाज़ार में जब प्राइस कम होता है तो उसका जो बेनिफिट है, पहले तो सरकार कस्टमर को पास ऑन करती है। तो आप अभी देखा होगा पिछले दिनों में वो डीजल या पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो रिपीटेडली वो कम हो रहे हैं, कभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर अभी कम हुआ है। पिछले 2 साल में अगर देखेंगे, पिछले 1.5-2 साल में देखेंगे तो प्राइस जो है कम हो रहा है। तो वो एक पब्लिक के लिए एक बेनिफिट है। बात में नहीं हो पा रहा है, उम्मीद लोग नहीं, उसका कारण है। बाकी जो है वो सरकार रेवेन्यू के तौर पर कलेक्ट करता है। अगर सरकार जो रेवेन्यू के तौर पर करता है वो मतलब रोड सेस में जाता है। अगर रोड सेस के रूप में वो आता है तो
तो वो कहाँ पे हम खर्च कर रहे हैं? वो नए रोड बनाने के लिए, या उससे एक पोर्शन जो है वो रेलवेज को भी दिया जाता है। तो जो सेस के तौर पर हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसका जो आधा पोर्शन, जो आधा नहीं, आधा से कम होगा वैसे, जो टैक्सेस वगैरह में जाते हैं, वो मेनली डायरेक्टली रोड्स में जाते हैं, जिसमें से कि एक्चुअली बेनिफिट जनता को, आम जनता को ही मिलेगी। एक सवाल आम आदमी ये भी जानना चाहता है कि महंगाई को लेकर ये पॉलिटिकल इशू, महंगाई एक पॉलिटिकल इशू रहता है हमेशा। तो जब भी बजट आता है तो एक आम आदमी ये सोचता है कि क्या कुछ चीज़ों के दाम घटेंगे या बढ़ेंगे, इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में रहती है। क्या कोई सीधा संबंध होता है बजट का महंगाई से? अगर होता है तो इस बजट के बाद क्या आदमी को क्या उम्मीद हो कि उसके चाहे दाल के, सब्जी के और रोज़मर्रे की जो चीज़ें होती है उसके दामों में कुछ उतार चढ़ाव? देखिए, आप जो प्राइसेस की बात कर रहे हैं वो अभी जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है। पिछले एक साल का अगर आप देखेंगे तो जो हमारा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, इन्फ्लेशन बहुत कम है। इस साल जो है हम बिल्कुल 5-5.5% के आसपास है। अगले साल का उम्मीद भी यही है कि वो मतलब वही 4.5-5% उसी रेंज में रहेगा। हमारे लिए सबसे जो बड़ा चैलेंज वो हुआ है वो एक है प्याज की भाव और आपका जो है दाल की भाव। पिछले साल दाल की भाव के लिए मतलब काफ़ी सारे परेशानियां मतलब पब्लिक में दिखाई दी, मार्केट में दिखाई दी। तो इसीलिए पल्सेस के लिए गवर्नमेंट में अभी एक स्पेशल स्कीम लॉन्च किया गया है। 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम के तौर पर 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो स्टेप्स ले रहे हैं। उसमें पल्सेस का कैसा कल्टीवेशन कैसा बढ़ाया जाए, और उसका जो प्रोक्योरमेंट करते हैं हम, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, वो प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म भी काफ़ी उसको हम स्ट्रेंथन किया हुआ है। और ये जो प्राइसेस हैं आपका, जैसे कि आपका सबसे बड़ा चैलेंजिंग का क्या रहा है, आपका प्याज, टमाटर और दाल, ये जो 3 चीज़ हैं, हमको बहुत सारे कई सालों से ये चैलेंज आ रहा है। तो इसीलिए एक सरकार ने एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है। वो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से क्या होगा कि करेक्ट टाइम में गवर्नमेंट से मार्केट इंटरवेंशन किया जाएगा, और वो जो मतलब जैसे कि पल्सेस हुआ या आपका प्याज हुआ, उसका प्राइसेस कैसे कम प्रोडक्शन हुआ तो इंपोर्ट मतलब टाइमली इंपोर्ट करके उसको मार्केट में सप्लाई कैसा बढ़ाया जाएगा, उसके लिए काफ़ी स्टेप्स लिया गया है। जीएसटी का क्या स्टेटस है सर? अब तो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हालांकि बन गई है, बट आपको क्या उम्मीद है कि सरकार को क्या उम्मीद है कि जीएसटी कब तक पास हो जाएगा और कब तक इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, जीएसटी तो अभी पार्लियामेंट में है। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे सरकार हम बिल्कुल तैयार है उसको लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और उम्मीद ये है कि इसी बजट क्षेत्र में ये पास हो जाए। अगर पास हो जाए तो हम उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। सर, आपसे एक अंतिम सवाल जानना चाहूँगा। चूँकि ये बजट पेश किया गया है, एक ऐसा समय है जब आपसे ये जानना चाहेंगे कि विश्व में आर्थिक मंदी का दौर है, इस दौर में ये बजट भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जाता हुआ आपको दिख रहा है? क्या आप अगले 1 साल, जब अगले बजट में मैं आपसे बात करने आऊँ, तब तक भारत की अर्थव्यवस्था इस विश्व अर्थव्यवस्था में कहाँ जाके खड़ी होगी? देखिए, हमारे देश में जो प्रगति की जो आंकड़ा है, जो मतलब ग्रोथ रेट है, इस साल 7.6 ग्रोथ उसका हम उम्मीद रखते हैं। और बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, उन्होंने भी कहा है हिंदुस्तान जो है सबसे आगे है अभी ग्रोथ में। अगले साल भी जो ग्रोथ है वही 7.75 उसी रेंज में आने के चांसेस है। तो हमारे जो बजट में जो स्टेप्स ली गई है, जैसे कि ये जो आर्थिक घाटा उसको कंट्रोल किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इससे हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 7.5 के आसपास रहने का हमें उम्मीद है। और जबकि बाकी देशों में अभी जो ग्रोथ है बहुत ही कम है और बहुत सारे प्रॉब्लम है, इस बीच हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट है। वो ये हमने कह रहे हैं, ये मतलब जो IMF और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड वाइड, उनका मानना यही है और हम भी मानते हैं। तो उसकी तरफ उसको कैसा हिंदुस्तान को आर्थिक तौर पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, उसके तरफ मैक्सिमम अटेंशन दिया गया है बजट में, और आगे भी दिया जाएगा। सर, ETV से आपने बात करने के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।